चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को। देखते हैं आज हम लोग जो क्वेश्चंस है हमारे सामने उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है मेरे भाई, मिलान करने वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसका मिलान जो है इसके साथ करना है, इसका मिलान उसके साथ करना है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक तरफ आपको दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसके बारे में यहां पर बोला है। एक तरफ आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है और विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो होता है हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब तो हमारा होता है। ये सब हमारा आवेशीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और इसका मिलान जो करना है किसके साथ करना है? मिलान करना है मेरे भाई उसके मुख्य उपयोग और स्रोत के साथ करना है, कि कहां से वो हमारा निकलता है और उसका यूज क्या है वो आपसे पूछा गया। उपयोग और स्रोत आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज हमारा क्या है, तो ये मिलान करना है। तो सबसे पहला हम लोग को दिख रहा है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं। एक बात बताइए, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारा होता है, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एमिशन कहां से होता है? तो हमारे सूर्य से जो किरणें निकलती है, जिसको हार्मफुल किरण कहते हैं, वो सूर्य से निकलती है। ये कैसी किरण है? तो ये हमारा हार्मफुल विकिरण है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसी किरणें हैं? तो ये हमारा हार्मफुल रेडिएशन है, हार्मफुल विकिरण है। और ये हार्मफुल विकिरण की अगर हम बात करते हैं कहां से निकलती है, तो ये सन से निकलती है। और हार्मफुल विकिरण का जो अवशोषण करता है, इसका जो अवशोषण करता है वो कौन करता है? हमारे वायुमंडल में मेरे भाई ध्यान रखना, हमारे वायुमंडल में एक परत होता है, जिस परत को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन की परत कहते हैं। वही इसका अवशोषण करता था। हार्मफुल विकिरण का अवशोषण कौन करता है? तो याद रखना मेरे भाई, O3 लेयर जिसकी बात हम बात कर रहे थे, ओजोन परत की बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर की बात करते हैं। और ये कहां मौजूद होगा? तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होगा। ये कहां पर? तुम्हारे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है। और ये ओजोन की परत क्या करती है? तो इस हार्मफुल रेडिएशन का अवशोषण कर लेती है और हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है इसको। नहीं तो अगर हार्मफुल रेडिएशन अगर हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो मेरे भाई जीव जंतु मारे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका अवशोषण कौन करेगा? तो ये करेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसी में हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो हमारा होता है। अल्ट्रावायलेट जो बी रेडिएशन होता है, ये विटामिन D3 का भी निर्माण करता है। विटामिन D3 का निर्माण हमारा करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अल्ट्रावायलेट बी जो होता है ये हानिकारक नहीं है, हमारे लिए यूजफुल होता है और ये विटामिन डी का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परावैंगनी किरण में, हार्मफुल किरण में जो आता है वो सी आता है, ए आता है, वो सब सी ए और हमारा खतरनाक होता है, जबकि बी विटामिन D3 का निर्माण करता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा क्या होगा? तो ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है और विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसका मतलब है इसका मिलान किसके साथ है? तो इसके साथ है। इसका मिलान अगर किसी के साथ है तो इसके साथ है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि डी का जो मिलान हमारा है वो कहां पे? तो कहेंगे डी का मिलान 1 के साथ है, तो डी का मिलान आप कर दीजिए 1 के साथ। अगर डी का मिलान 1 के साथ है तो हम लोग टोटली कहेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं। यहां पर डी आपका 1 दे रखा है, डी आपका 1 दे रखा है, और किसी में कॉमन दिख रहा है क्या? A4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 होने की संभावना, तो ए को नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। लेकिन दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा होता है ये भी हमारा कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। लेकिन ये जो रेडिएशन होता है ये हमारे जो रिमोट वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, आप इस इंफ्रारेड रेडिएशन को आप देख भी सकते हैं। आप अपने मोबाइल को निकालिए और जो कैमरा होता है वहां पर अपना रिमोट को आप दबाइए तो आपको वो दिख जाएगा। तो मेरे भाई इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमारा होता है, जैसे कि टीवी वगैरह का रिमोट वगैरह होता है, उससे जो विकिरण निकलती है उसको इंफ्रारेड कहते हैं। और इसी इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण हमारी वायुमंडल भी गर्म होती है, पृथ्वी भी गर्म होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या पूछा गया उसके हिसाब से आंसर करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं? इंफ्रारेड रे की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मिलान है वो हीट रेडिएशन के लिए करते हैं, जो कि पृथ्वी को गर्म करती है। अवरक्त किरणें क्या करती है? तो ये पृथ्वी को गर्म करती है, और ये जब पृथ्वी को गर्म करेगी तो वायुमंडल हमारा गर्म होता है। और साथ ही साथ हम लोग को ध्यान रखना, नाइट विजन जो डिवाइस होता है, जितने भी नाइट विजन डिवाइसेस होते हैं उसमें भी हमारा इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल होता है।
उसमें भी हमारा किसका इस्तेमाल होगा, तो इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल होता है। रिमोट से जो निकलता है रे उसको भी इंफ्रारेड रे ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेडियो वेव तो मेरे भाई तो क्लियर है कि हमारा रेडियो वेव जो है रेडियो एवं रेडियो टीवी सेट के लिए यूज होता है। तो ये ए का तो हमारा 4 मैच कर रहा था पहले से ही, और हम लोगों ने यहां पर सी का मैच कराया है 2 के साथ, तो सी का ऑप्शन 2 हमारा मैच कर रहा है। बचा क्या, बी का 3। माइक्रोवेव जो हमारा होता है, माइक्रो ओवन वगैरह जिसमें हम लोग खाना वगैरह को गर्म करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें करते हैं, और रडार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि माइक्रोवेव की तरंगें बहुत छोटी, तरंग बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए इसका रडार में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो 4 3 2 1 आपका है, तो 4 3 2 1 यहां पर दिख रहा होगा, 4 3 2 1 यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी नीचे दे रखा है, ऊपर में इंग्लिश दे रखा है, यहां पर इंग्लिश, हम लोग हिंदी को देखते हैं। क्रांति कोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, क्रांति कोण की बात कर रहा है। तो ये चीज तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जब कभी भी क्रांति कोण की अगर हम बात करेंगे तो ये क्रांति कोण हमारा कौन सा होता है, तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांति कोण का निर्माण हमारा कब होता है, जब प्रकाश किधर से किधर चलती है, तो जब प्रकाश मेरे भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हमेशा जब प्रकाश सघन माध्यम से किधर जाती है, तो सघन से विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी आपको क्रांति कोण बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तभी आपको क्रिटिकल एंगल आपको देखने को मिलता है। ये कंडीशन है, इसको याद रखना है, ये मेरे भाई ये शर्त है, ये कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखना। विरल से सघन नहीं, हमेशा प्रकाश किधर से किधर, तो कहेंगे सघन से विरल होना चाहिए अगर आपको क्रांति कोण देखना है। तो क्रांति कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, थीटा सी से दिखाते हैं। एक्चुअली में आपको 2 गो माध्यम लेना है, एक माध्यम को कह देते हैं कि हमारा सघन है, एक माध्यम को हम कह देते हैं विरल है। ऊपर में अगर हम एयर ले लेते हैं और नीचे में हम क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, इससे पता चलता है कि ये विरल है और ये सघन है। और इसी पर क्या करते हैं, एक अविलंब लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और अविलंब लाइन हमारा ये होता है। अब मेरे भाई जब अविलंब लाइन हमारा ये होता है, अविलंब लाइन हमारा ये होता है, इसको हम लोग क्या कह दिए, तो इसको हम लोग यहां पर सिंपली कह दिए कि हमारा अविलंब होता है, ध्यान रखेंगे। अब होगा क्या कि इसमें प्रकाश हमारा क्या करेगा, तो प्रकाश मान लेते हैं कि हमारा ऐसे हवा से, सॉरी, प्रकाश किधर से किधर जाना चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये मेरे भाई हमेशा की तरह ऐसा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, तीर का निशान किधर से किधर है, सघन से विरल है, तो ये वाटर सघन होगा और हमारा हवा विरल होगा। क्योंकि इसका एयर जो होता है हमारा, इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन, जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल होता है। तो प्रकाश जब कभी भी जाएगा तो प्रकाश हमारा ऐसे ही जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा एंगल होगा इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। तो जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरणें हमारा सघन से विरल में जाती है, तो अपवर्तन का नियम कहता है कि सघन से अगर विरल में जाएगी तो ये हमारा अविलंब से किधर भागती है, तो दूर भागती है, और इसको रिफ्रैक्टेड एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं प्रकाश की किरण अगर इस इंसिडेंस एंगल से हमारा बढ़ करके, अगर हम कहेंगे इस एंगल से बढ़ करके हमारा कितना, तो इसको क्रांति कोण अगर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां जो अपवर्तित किरण आप देख पा रहे थे, जो थीटा आर से आपका डिफ्लेक्ट किया था, अगर इस कोण को, इंसिडेंट कोण को, अगर आप ये जो इंसिडेंट कोण अगर आपका यहां है, इसको अगर क्रांति कोण अगर आप कहते हैं, इस क्रांति कोण अगर कहते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक का एंगल को क्रांति कोण कहेंगे। अगर इंसिडेंस एंगल का मान क्रांति कोण के बराबर होता है, तो याद रखना मेरे भाई जो रिफ्रैक्टेड रे हमारा होगा वो कितने डिग्री से हमारा मुड़ जाएगा, तो 90 डिग्री से हमारा मुड़ जाता है, और जो अपवर्तित किरण होती है हमारा यहां आ जाती है। जो अपवर्तित किरण होगी, जो अपवर्तित किरण होगी वो कहां आ जाएगी, तो कहेंगे अपवर्तित किरण हमारा 90 डिग्री से मुड़ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें, अविलंब से 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। और याद रखना जब अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर मुड़ती है, जब अपवर्तित किरण कितने डिग्री पर मुड़ती है, जब अपवर्तित किरण हमारा 90 डिग्री पर मुड़ती है, जब अपवर्तित किरण हमारा 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, तो जिस एंगल पर उसको भेजा गया था, इस एंगल के साथ अगर भेजते तो ये 90 डिग्री पर अगर मुड़ जाती है, तो मेरे भाई इसी को क्रांति कोण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्रांति कोण के लिए क्या है हमारा, क्रांति कोण कहने का मतलब है कि क्रांति कोण हमारा वह कोण होता है, क्रांति कोण हमारा वह कोण होता है जिस कोण पर अपवर्तित किरण हमारा अविलंब से 90 डिग्री कोण बना लेती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछा गया इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट, वह आपतन कोण
जिसके लिए अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा, नहीं, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात है, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्या होता है, इसको हम लोग सीधा कहेंगे कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। यहां क्रांतिक तापमान नहीं चल रहा है कि आप क्रांतिक तापमान बता रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, क्रांतिक कोण की हम बात कर रहे थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहा है हम लोग के सामने है कि यदि किसी घूमते हुए मंच पर कोई व्यक्ति, मंच है और घूम रहा है, उस पर कोई व्यक्ति ऐसे बांह फैला देता है। मेरे पास जब ऐसे करके रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं और होगा, ऐसे फैला दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं और होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं जिसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है, ये जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो आई से दिखाते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होता है। से मान लेते कि हमारा ये है, ये एक एक्सिस है, और इससे मान लेते यहां पर इस दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना m है, और यहां से दूरी यहां तक का हमारा कितना है, तो हमारा कितना r है। हम कहेंगे बताओ इसका सारा का सारा द्रव्यमान कहां पे है, तो यहां पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना होगा, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि mr² होता है। ये डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि हमारा mr² यहां पर हमारा होगा, डायरेक्ट आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग वस्तु के अरेंजमेंट के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो कहेंगे अलग अलग होता है। अब मामला मेरे भाई इस बात को समझना कि यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये टर्म है, इसलिए हम लोग वहां पे पहुंचे हैं। कह रहा है कि यदि किसी घूमते हुए मंच पर, यदि कोई घूमता हुआ मंच है, मंच पर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति अपनी बाह को फैला लेता है। पहले कोई आदमी था, वो अपने बाह को ऐसे मोड़ करके वो आदमी क्या कर रहा था, तो उस पर घूम रहा था। लेकिन अब कहता है कि जो आदमी हम लोग यहां पर ले रहे हैं, वो आदमी अपने हाथ को क्या किया है, तो इस तरह से अपने हाथ को इस तरीके से वो फैला दिया है, अपने हाथ को क्या किया, इस तरीके से वो फैला दिया है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये साफ साफ है, ये तो उसका पैर है, लेकिन वो अपने हाथ को क्या किया है, पूरी तरीके से वो फैला दिया है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाएगा, जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाएगा, जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाएगा, मेरे भाई क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा पहले जिस हिसाब से था, उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। क्योंकि यहां से यहां दूरी बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा वो हमारा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान हमारा बढ़ जाता है। समझना गौर से, फैला लेता तो मंच का कोणीय वेग कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला हमारा होता है, कोणीय वेग के साथ हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एक हम लोग कहते हैं, याद रखना, कोणीय संवेग की हम बात करते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, और ये कोणीय संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम कहता है, कोणीय संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और कोणीय संवेग को हम लोग एल से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर कोई भी चीज हमारा घूम रहा होता है तो उसका कोणीय संवेग हमारा क्या होता है, संरक्षित होता है। तो मान लेते कोई वस्तु अगर घूम रही है, अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉरी उसके अबाउट अगर हम कहेंगे कोणीय हमारा संवेग क्या होगा। मान लेते ये आदमी था और ये आदमी क्या कर रहा था, यहां पर इस तरीके से ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से घूम रहा है, तो इसके अबाउट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एल होगा, वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे कांस्टेंट होगा। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। एल इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो आई ओमेगा। एल की वैल्यू इसके एक्सिस पर कहीं पर भी क्या होगा, तो कहेंगे कांस्टेंट होगा। तो इसको आप मान लीजिए हमारा एंगुलर मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो बचा मेरे भाई आई ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो कहीं यहां पर कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बताइए अगर वह आदमी बाह को फैला लेता है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। मेरे भाई जैसे ही वो बाह को फैलागा तो दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो ओमेगा का मान घट जाएगा, यानी ओमेगा का मान घट जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई उसका जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से दिखाते हैं, इसका मान ये घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आप यहां पर फोकस कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई आदमी है, अगर वो घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, तो उसका कोणीय वेग कोणीय संवेग संरक्षण रहता है। कोणीय संवेग इसके अबाउट हमारा कांस्टेंट रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा तो एल कांस्टेंट हो गया, तो आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति
अगर बाह फैलाता है तो इसका मतलब आर की वैल्यू बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगा। और जैसे ही आर का मान बढ़ेगा तो मेरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई कहते हैं इसका मान बढ़ जाएगा। अगर इसका मान बढ़ेगा तो आई और ओमेगा में उल्टा रिलेशन यहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई वित्तो कर्मानुपाती हमारा ओमेगा होगा। अगर इसका मान बढ़ेगा तो हमारा ओमेगा का मान घट जाएगा। इसका मतलब अगर आई अगर हमारा बढ़ गया तो ओमेगा का मान हमारा घट जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि यहां पर कोणीय वेग हमारा डिक्रीज कर जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी वस्तु अगर अपने एक्सिस के अबाउट अगर घूर्णन गति करता है, लगातार घूर्णन गति करता है, तो याद रखना वह कोणीय संवेग वहां पर हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे चलते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखिएगा। L इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई ओमेगा होता है। L इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई ओमेगा होता है। ये भी एक फॉर्मूला हमारा होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो L इक्वल टू हमारा आई ओमेगा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कई बार क्वेश्चन इस पर एग्जाम में दे देता है। L इक्वल टू हमारा क्या होगा, आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं, और एल जो हमारा है इसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सामने में कार्नोट इंजन की अगर बात करता है तो कार्नोट इंजन जो हमारा होता है ये आइडियल इंजन को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कार्नोट इंजन हमारा कोई इंजन होता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, जो कार्नोट इंजन होता है ये इंजन कैसा होता है, ये आदर्श इंजन इसको हम लोग कहते हैं। कार्नोट इंजन कैसा इंजन है, तो ये हमारा आदर्श इंजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोई भी अगर आदर्श इंजन अगर हमारा होगा तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होता है, इस बात को ध्यान रखना। और 100% कहने का मतलब किसके बराबर होगा, तो 100% कहने का मतलब है वो लगभग 1 के बराबर उसकी एफिशिएंसी होती है। यानी कि आप जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट आपको मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आदर्श इंजन की अगर बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 100% होती है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, कई बार इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आता है, ये आइडियल इंजन होता है, ये काल्पनिक होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंजन हमारा 100% एफिशिएंट हो, ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं आज तक। ये काल्पनिक इंजन है, बस कल्पना करते हैं, बस इसका हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि दूसरा कोई इंजन अगर हम बनाए तो इसके जैसा वो इंजन हमारा काम ना करे। तो कार्नोट इंजन मेरे भाई हाइपोथेटिकल होता है, आदर्श इंजन होता है, इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। और अगर कोई आइडियल इंजन होता है तो उसकी एफिशिएंसी का जो जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, दक्षता का एफिशिएंसी निकालने का जो फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। लेकिन मेरे भाई अगर कोई इंजन आदर्श इंजन होता है तो टेम्परेचर के रूप में हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में T2 1 माइनस T2 अपॉन में T1 होता है। तो अगर कोई आदर्श इंजन है तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, और टेम्परेचर जो लेंगे वो हमेशा केल्विन में लेते हैं। यहां पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा तो इसमें टेम्परेचर जो कुछ भी आप यूज करेंगे वो टेम्परेचर आपको केल्विन में लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डिग्री सेल्सियस में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेकर के तब पुट करेंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन विच टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो बताइए यहां पर क्या कर रहा है, केवल स्रोत के तापमान पर, केवल सिंक के तापमान पर, स्रोत और सिंक दोनों के तापमान पर करेगा। अब स्रोत और सिंक क्या होता है उसको समझिए। स्रोत और सिंक कहने का मतलब है यहां तो जगह ही नहीं है, नहीं तो आपको बताएं कहां, समझना मेरे भाई। चलो हम यहां पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं और इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, तो कार्नोट इंजन है, इसको हम कह दिए कि एक कार्नोट इंजन है। और अगर ये कार्नोट इंजन है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं से तो उष्मा लेता होगा, और ये ज्यादा तापमान जहां का वहां से ये उष्मा लेता है। इसको हम लोग कह देते हैं कि चूंकि ये यहां से उष्मा लेता है, इसको हम लोग सोर्स टेम्परेचर कहते हैं। जहां से वो लेता है उसको सोर्स टेम्परेचर हम कहते हैं। और मेरे भाई जाहिर सी बात है कि कुछ वर्क में ये कन्वर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा, क्योंकि यहां पर कुछ अगर मान लेते हैं कि कुछ हमारा कंप्लीट करके वर्क में चला गया, जो हीट दिए वो हमारा वर्क में चला गया, तो मेरे भाई हम लोगों को क्या होगा कि इसको Q1 कह देते हैं, यहां पर हमारा Q2 हो जाएगा। और हम कहेंगे कुछ हमारा सिंक में ये टेम्परेचर, इसको T2 कह देते हैं, और ये सिंक का टेम्परेचर होता है जिसका वो इंजन यूज नहीं कर पाए, सिंक का तापमान होगा, इसको सिंक टेम्परेचर कहते हैं। तो सिंक टेम्परेचर जो होता है हमेशा कम होगा, सोर्स टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा तापमान से उसमें आएगा, कुछ हमारा वर्क में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे कुछ हमारा इसमें चला जाएगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये आइडियल इंजन है, तो जितना इंजन की हम बात करते हैं, ये हाई टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर, उष्मा का संचरण हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होगा, इसलिए ये ज्यादा तापमान ये कम तापमान पर होगा। तो इसकी जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की बात आती है, यहां जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं
तो ये 1/(1 - T2) क्या होगा, तो कहेंगे T1 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन तापमान इसमें क्या लेते हैं, तो जो टेम्परेचर लेते हैं वो हमेशा किस में, तो याद रखना है कि केल्विन में लेते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 - T2/T1 होगा। 1 - T2/T1 होगा। T2 क्या, कम तापमान, T1 क्या है, ज्यादा तापमान। डिवाइड करके आप निकाल देना। लेकिन तापमान जब भी लेना तो केल्विन में लेकर के सॉल्व करना, एफिशिएंसी निकल जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कार्नोट बोल दिया है, इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। कितनी परसेंट होगी, 100% होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर दोनों पर निर्भर कर रहा है, एफिशिएंसी दोनों पर निर्भर कर रहा है, सोर्स और सिंक दोनों टेम्परेचर पर ये निर्भर कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, तो यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कार्नोट इंजन में। कार्नोट इंजन कैसा इंजन है मेरे भाई, हाइपोथेटिकल है। और ये आदर्श इंजन, आदर्श कोई भी चीज हाइपोथेटिकल ही होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। अगला कहता है कि बताइए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो जियो स्टेशनरी हमारा यहां पर सैटेलाइट की हम बात करते हैं, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा अर्थ है। और अर्थ के चारों तरफ हमारा सैटेलाइट क्या करता है, तो रोटेट करता है इस तरीके से। और मेरे भाई जिस तरह से जिस गति से अर्थ रोटेट करता है उसी गति से हमारा सैटेलाइट भी घूमता है, जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये सैटेलाइट है। और इसी सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं। अब ये अर्थ है और अर्थ से सैटेलाइट जो हमारा कितने दूरी पर होता है, ये जो रेंज होता है, ये कितना दूरी का रेंज होता है मेरे भाई, तो याद रखना इसका रेंज ये 36 नहीं, ये 35,786 किलोमीटर के रेंज तक ये काम करता है। 35,786 किलोमीटर इसका एग्जैक्ट मान है, इतने रेंज तक ये हमारा काम करता है। नीचे तो काम करेगा ही करेगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, इससे किलोमीटर से ऊपर काम नहीं करेगा, इसके नीचे काम करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये यहां से चल करके यहां तक अगर पहुंचेगा, ऐसे करके मान लेते हैं ये चल करके पहुंचेगा, ऐसे घूमते हुए पहुंचेगा, जहां से चला वहीं अगर पहुंच जाता तो एक आवर्तकाल कंप्लीट होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम एक आवर्तकाल की अगर बात करते हैं तो एक आवर्तकाल कितने के बराबर होगा, तो एक साइकिल के बराबर होता है। एक कंप्लीट साइकिल हमारा होता है, एक आवर्तकाल एक साइकिल होगा। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी गति से ये भी हमारा घूमता है। तो आवर्तकाल जो हमारा होता है, एक आवर्तकाल इसका कितने का बराबर होगा, याद रखना मेरे भाई ये 24 आवर्स का होता है। ये 24 आवर्स का होता है। और यही 24 आवर्स हमारा क्या है, तो यही हमारा पृथ्वी का आवर्तकाल है। ये किसका आवर्तकाल है, तो ये हमारा ये पृथ्वी का आवर्तकाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वी का आवर्तकाल है। इसका मतलब ये सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जिस तरह से पृथ्वी गति करेगी उस तरह से ये भी गति करेगा, आवर्तकाल दोनों का सेम होगा, दोनों सेम टाइम में एक कंप्लीट हमारा रोटेशन पूरा करेगा। बताइए आपसे आवर्तकाल पूछा गया है, कहेंगे पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन अगर कर लेती है तो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो बी होगा। अगर कोई भी चीज अगर अपना कंप्लीट रोटेशन अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है, इसका मतलब एक आवर्तकाल कंप्लीट करता है। तो आवर्तकाल आप किसी का भी निकाल सकते हैं जो घूर्णन गति करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि मेरे भाई एक बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछा गया है। और आप थ्योरी वगैरह में भी पढ़ते रहते होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हमने आपको कई बार बताया भी कि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछता है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, यहां पर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा है। ये संतुलित अवस्था की हम बात कर रहा। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इससे हम लोग किसका पता लगाते हैं, जो रेजिस्टेंस नहीं पता होता उसका पता लगाते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका पता हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन अगर कोई संतुलित अवस्था में अगर हमारा होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो डायग्राम आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। ऐसा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। ये अगर डायग्राम अगर आपसे कोई पूछता है ये किसका डायग्राम है, तो आप मेरे भाई बेफिक्र करके बता सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारा बैटरी से कनेक्टेड होता है, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, तो माइनस से हमारा कनेक्टेड होगा।
अब यहां पर मामला क्या है, एक तरफ प्लस और एक तरफ तो माइनस हमारा हो गया, बैटरी से कनेक्ट हम लोग कर दिए, एक तरफ हमारा प्लस तो एक तरफ हमारा माइनस, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस। अब क्या होता है मेरे भाई, तो यहां पर बीच में क्या लगा रहता, तो बीच में गैल्वेनोमीटर हमारा लगा रहता है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। और इस रेजिस्टेंस को अगर हम P कह दिए तो इसको Q कह दिए, इसको क्या कह दिए, R कह दिए, तो इसको S कह दीजिए। आपको मानना है तो आप R1 R2 R3 R4 भी मान सकते, चलता है। जिसको मानना है P1 P2 P3 P4 भी मान लीजिए, मेरे भाई रेजिस्टेंस का बस नाम दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना, जब संतुलित अवस्था में अगर कोई हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो आमने सामने का रेजिस्टेंस का जो गुणनफल होगा वो आपस में बराबर होता है। तो आमने सामने का हमारा रेजिस्टेंस कितना है, तो P गुना S हो जाएगा। P गुना क्या होगा, तो P गुना S नहीं, P गुना Q नहीं, P गुना S होगा। P गुना आमने सामने है और ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर होगा। इसका मतलब R गुना में Q हमारा बराबर हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग को ये बात पता चल गया कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तो आमने सामने का रेजिस्टेंस का जो गुणनफल होगा आपस में बराबर होता है। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जब हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है, जब हम लोग हमारा ये स्टेबल कंडीशन में होता है तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होता है। अगर मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है, अगर यहां का पोटेंशियल भी है तो यहां का पोटेंशियल भी है, अगर यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 वोल्ट होगा, यहां 10 वोल्ट है यहां 10 वोल्ट होगा, लेकिन किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में। तो इन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होता है। और मेरे भाई समान विभव की अगर हम बात करते हैं, आप पढ़ते होंगे कि समान विभव की अगर बात करते हैं, समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती, समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। समान विभव कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ये एक तार है और इस तार में यहां का वोल्टेज 5 वोल्ट कर दीजिए और यहां का भी वोल्टेज अगर आप 5 वोल्ट कर देंगे तो इससे कोई करंट हमारा पास नहीं करेगा। सेम कहानी यहां पर भी हो रहा है, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज समान, इसका मतलब समान विभव है। इसका मतलब मेरे भाई गैल्वेनोमीटर से कोई करंट हमारा पास नहीं करेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे भाई जब संतुलित अवस्था में आता तो एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन आप कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट हमारा पास नहीं करता। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल हमारा सेम हो जाता है और सेम पोटेंशियल पर कोई भी हमारा करंट पास गैल्वेनोमीटर में नहीं करेगा, क्योंकि समान विभव पर करंट हमारा पास नहीं करता है। अगर विभव अगर अलग अलग होता तो करंट पास करता है, समान विभव पे नहीं करता है। अब आपको बताना है मेरे भाई कि संतुलित स्थिति में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अगर संतुलित अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करेगा, तो आप सीधा कहेंगे सर अगर संतुलित अवस्था कह दिया तो हमारा समान विभव होगा, इस जगह का और इस जगह का समान विभव होगा, इस तार से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास करेगी। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि शून्य पास करेगी। देखो मिनिमम लिखा और शून्य लिख दिया तो हम लोग उसी को आंसर कर लेंगे, इसी को हम लोग आंसर कर लेंगे। और यहां पर हम लोग क्यों आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पर शून्य लिखा हुआ, उससे कोई करंट हमारा प्रवाहित धारा जो होगी वो क्या होगी, तो कहेंगे शून्य होगी, शून्य होगी। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। तो इतना बात कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा। इजी है लेकिन आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ में नहीं आता है, रंजीत कुमार जी क्या दिक्कत हो गया बताइए तो। सुभाष जी बताइए, संजीत कुमार जी करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, विभव में अंतर होगा तभी करंट पास करता है। बैटरी आप क्यों लगाते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, प्लस वाले को उच्च विभव कहते हैं, माइनस वाले को निम्न विभव कहते हैं, तो उच्च विभव से निम्न विभव में करंट पास करता है। लेकिन अगर दोनों अगर मान लेते हैं प्लस हो जाएगा तो करंट पास नहीं करेगा। अगर दोनों प्लस में समान वोल्टेज होगा, अगर +5 फिर भी करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई +5 है, कोई अगर +2 है तो करंट पास करेगा। विभव में अंतर बस होना चाहिए था। करंट पास करने के लिए मेरे भाई विभव में अंतर होना जरूरी होता है, और विभवांतर पैदा करने के लिए तो हम बैटरी लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर हमारा है, जिसमें इनपुट एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट जो डीसी होगा उसकी आवृत्ति कितनी होगी, ये आपको पूछा गया है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए। कहीं पर अगर आपको दे देगा तो आप इसका फार्मूला ही करके बनाएंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, और हम लोग को पता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा है, जिस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, ये 2 टाइम्स हमारा क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 गुना हमारा क्या कहेंगे इनपुट फ्रीक्वेंसी का होता है, तो 2 आपको दे रखा है, और इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दे रखा था, तो मेरे भाई इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा, तो 50 से गुना कर दीजिए, यानी आपका ये कितना हर्ट्ज हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना, तो 100 हर्ट्ज होगा।
आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हर्ट्ज होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। फॉर्मूला लिख लेना, कभी यूज होगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर दे रखा है, इसके बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी चाहिए। हम लोग चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। और मैंने कई बार बोला है कि चुंबकीय पदार्थ हमारा 3 तरह का होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाया मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं। तो जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमारा होता है, ये जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, ये हमारा इसी को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और मेरे भाई इसमें रिपल्सन का गुण होता है। इसमें कैसा गुण होता है, तो इसमें रिपल्सन का गुण होता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा नॉर्थ पोल है, दो हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर मैग्नेट लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं इसके बीच में कोई कंडक्टर आप रख दीजिएगा, कोई कंडक्टर अगर रख देते इससे करंट पास कर सकता है, तो पता चलेगा कि यहां पर अगर आप मान लेते कि दोनों तरफ से हमारा क्या है, दोनों तरफ से यहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मतलब ये हमारा चुंबकीय छिद्र है। और इस चुंबकीय छिद्र में एक हम जो ब्लू कलर का रखे हैं उसको कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे ही आप उसको रखेंगे तो ये क्या करेगा मेरे भाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा होता है उसको रिपेल करेगा, यानी इसको दूर भगाता है, ऐसे करके दूर भगाता है। तो यहां पर रिपल्सन का गुण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूर भरा, इससे दूर भगा रहा मतलब रिपल्सन का गुण उसमें है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही हमारा क्या होता है, नहीं डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमारा हो गया तो हम कहेंगे यहां पर पारा मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं, इसका भी गुण होता है। तो जो पारा मैग्नेटिक मटेरियल हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पारा मैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसमें वीक अट्रैक्शन होता है, इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स हमारा काम करता है। कैसा, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेकिन यहां पर वीक अट्रैक्टिव फोर्स हमारा काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, तो चुंबकीय छिद्र बनाइए। और चुंबकीय छिद्र बनाने के लिए आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाना पड़ेगा। ये चुंबकीय छिद्र बन गया, एक चुंबक में ही ऐसा होता है। अब इसके बीच में किसी कंडक्टर को ला करके रख दीजिए, मान लेते एक कंडक्टर को लेकर के यहां पर आए, तो पता चला कि ये क्या कर रहा है, जो फील्ड लाइंस हमारा है नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, उसको ऐसे करके मोड़ रहा है। ये ऐसे करके उसको क्या कर रहा है, तो ऐसे करके वो अपने तरफ खींच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, यहां रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, इसलिए दूर भगा रहा है। लेकिन वीक अट्रैक्शन होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है, इसको हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग कहते हैं। और जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें मेरे भाई स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता है, इसको लो चुंबकीय कहते हैं। और ये हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहां पर कैसा फोर्स होगा, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हमारा काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें भी आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल बना करके मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। ये चुंबकीय छिद्र हमारा बन गया, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। इसके बीच में किसी कंडक्टर को ला करके अगर आप रख देते हैं, यहां पर अगर ला करके रख देते हैं, तो पता चलेगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा नॉर्थ पोल से निकलेगी वो सभी को ये आकर्षित करता चला जाएगा और बहुत ही पास पास आकर्षित करेगा, ऐसे करके बहुत ही पास पास करेगा। इसका मतलब है यहां पर पूरा खींच लेता अपने तरफ मेरे भाई। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव होता है। इतना बात मेरे भाई आपको जानना चाहिए। और इसके बारे में मैंने आपको क्लासेस में कितनी बार बताया है। अब देखिए यहां पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहां अनुचुंबकीय, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अनुचुंबकीय यहां पे है, अनुचुंबकीय पदार्थ हमारा चुंबकीय क्षेत्र में जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ जो ब्लू कलर का आपको देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, ये अनुचुंबकीय पदार्थ ब्लू वाला जो हमारा कह रहा है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखना। दोनों तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिए तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन गया और उसी में इसको रख देना। रखने पर मेरे भाई हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर वीक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा क्या, तो कहेंगे सही है। अगला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखते हैं तो यहां पर ध्रुवल रूप से हमारा प्रतिकर्षित बल लगता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई यहां पर आकर्षित बल नहीं लगेगा, यहां रिपल्सिव फोर्स को हम लोग प्रतिकर्षित बल कहते हैं, ये हमारा काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर क्या होगा, कहेंगे करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई ब्रेस्टर एंगल हमारा क्या होता है। ब्रेस्टर एंगल हम की अगर बात करते हैं, जो ब्रेस्टर एंगल हमारा होता है इसको हम लोग पोलराइजर एंगल के नाम से भी जानते हैं।
एकदम आसान है। पोलराइजर एंगल की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये जो हमारा पोलराइजर एंगल की अगर बात करते हैं, पोलराइजर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसी पोलराइजर एंगल को क्या कहते हैं, तो ब्रेस्टर एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर ब्रेस्टर एंगल भी कहते हैं, पोलराइजर एंगल को ही ब्रेस्टर एंगल कहते हैं। अब समझना गौर से मेरे भाई कि दो माध्यम यहां पर हम लेंगे, एक माध्यम की तरफ हम कहेंगे हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हवा रख दीजिए, और दूसरे माध्यम में मान लेते हैं कि हमारा पानी रख दीजिए, माध्यम अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है मेरे भाई, जो विरल हो, जो सघन होगा, जो हमारा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो हमारा सघन, जिसका अपवर्तनांक कम वो हमारा विरल होगा। अब यहीं पर क्या करते हैं, एक अविलंब लाइन आप खींचते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, तो ये हमारा अविलंब लाइन यहां पर दिख रहा है, किसको, अविलंब लाइन हम लोग कह रहे हैं। अब मेरे भाई क्या करना है, तो हम कहेंगे जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाश हमारा अनपोलराइज्ड लाइट हमारा है, जब प्रकाश अनपोलराइज्ड है तो यहां से ये प्रकाश जैसे हमारा इस पर पड़ती है, जैसे ही ये प्रकाश मेरे भाई यहां पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जब प्रकाश पड़ेगी तो ये क्या करेगा, ऐसे करके दिखाते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से, थोड़ा और समझ में आपको आएगा। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा कोई, जहां से प्रकाश निकलती है, अनपोलराइज्ड लाइट है, चारों तरफ फैल रहा अनपोलराइज्ड लाइट है, ऐसे करके गई, ऐसे करके टकराए, जब ऐसे करके टकराएगी तो पता चलेगा कि यहां पर अपवर्तन होगा। चूंकि हवा से अगर पानी में जा रहा है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है विरल से सघन में अगर प्रकाश की किरणें अगर जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी इधर की ओर मुड़ जाएगी। तो मेरे भाई कुछ प्रकाश किरणें क्या होगी, तो कुछ प्रकाश किरणें हमारा यहां पर रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि अपवर्तित हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। और कुछ प्रकाश किरणें क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो कुछ प्रकाश किरणें रिफ्रैक्ट कर जाएगी और कुछ प्रकाश किरणें क्या होगी, तो यहां पर रिफ्लेक्ट कर गई, इस बात को ध्यान रखना। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री का अगर हमारा होता है, तो ये जिस एंगल से इंसिडेंस किया है उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एंगल को पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन रे और हमारा रिफ्लेक्टेड रे के दोनों बीच में 90 डिग्री हमारा जिस एंगल से भेजने पर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, पोलराइजर एंगल कहते हैं, ब्रेस्टर एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप चलिए। कह रहा है कि बताइए कि ब्रेस्टर एंगल हमारा क्या होता है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार हो सकता है, माध्यम सतह से आपतित होती है तो क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है और अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। यहां तो क्लियरिटी, हाँ यहीं पर मेरे भाई ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा है, समझना गौर से। यहां पर कहते हैं, यहां हिंदी यहां लिखा हुआ है, कह रहा कि परावर्तित प्रकाश जो होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हमारा होता है और जो अपवर्तित हमारा प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। ये आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, ये हमारा पूरी तरीके से ध्रुवित हो जाता है। तब कहता है कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें, ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे जिसको अपवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है। तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण हमारा एक दूसरे पर लंबवत होता है। तो मेरे भाई परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण हमारा एक दूसरे पर कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये घटना आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, कि यहां पर हमारा राइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हमारा दोनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस कोण को क्या कहेंगे, तो इसको पोलराइजर एंगल कहते हैं। आगे चलते हैं, बीटा डीके की बात करते हैं। मेरे भाई बीटा का क्षय जो होता है, बीटा डीके की बात करते हैं। तो जब कभी भी आपको पता होगा कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर हमारा होता है तो इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा का इमिशन होता है। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इससे अल्फा का इमिशन होगा, ये अल्फा कण का इमिशन होगा, यहां से अल्फा कण का इमिशन होता है। मेरे पास इमिशन कहने का मतलब उत्सर्जन होता है। यहां से हमारा बीटा कण का भी इमिशन होता है, अल्फा कण का इमिशन होगा, साथ ही साथ यहां पर बीटा कण का भी इमिशन होता है, और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर गामा कण का इमिशन भी होता है। यहां पर गामा कण का इमिशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अल्फा का भी इमिशन होगा, बीटा का भी इमिशन होगा, गामा का इमिशन हो गया। अगर किसी का भी इमिशन अगर हो रहा है, इसका मतलब उसका क्षय हो रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है, वहां से उत्सर्जित हो रहा है, इसका मतलब उसका क्षय हो रहा है। तो अल्फा का भी क्षय, बीटा का भी क्षय और गामा का भी क्षय होता है। लेकिन कहां से होता है, तो वहीं से होता है जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जो अल्फा बीटा गामा तीनों का इमिशन करता, तीनों का उत्सर्जन करता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बीटा क्षय की अगर बात करते हैं, इस पर हम लोग आते हैं। मेरे भाई जब हम बीटा क्षय की हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बीटा क्षय की अगर बात करते हैं, जो बीटा का इमिशन हमारा होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ये
बात समझना है कि बीटा 6 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है और उसी तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर मान लेते हैं कि बीटा का इमिशन होता है तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक बीटा का इमिशन अगर तो मान लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट हमारा ए है और उसकी परमाणु संख्या ए है, द्रव्यमान संख्या क्या है, बी है। अगर इससे एक बीटा कण का इमिशन अगर होता है, यहां से अगर एक बीटा कण अगर हमारा निकलता, एक बीटा कण का अगर हमारा इमिशन यहां से होता है तो आपको ध्यान रखना है ये एलिमेंट बदल जाएगा और ये एलिमेंट हमारा मान लेते हैं वाई हो गया। और हम जानते हैं कि एक बीटा कण का इमिशन अगर होता है तो परमाणु संख्या में एक जुट जाता है यानी a+1 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या जितना रहता है उतना ही इसका रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब क्या होगा मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान रखना कि एक बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन भी हमारा बाहर निकलेगा और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां से कुछ हमारा एंटी न्यूट्रिनो भी हमारा बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, तो एंटी न्यूट्रॉनों की अगर हम बात करते हैं, एंटी न्यूट्रॉनिक की अगर बात करते हैं, ये भी हमारा यहां से बाहर निकलता है, ये भी हमारा बाहर निकलता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी हमारा किसका क्षय होता, बीटा का क्षय होता, तो ये तीनों चीज हमारा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा और साथ ही साथ हम कहेंगे कि एंटी न्यूट्रॉन भी हमारा वहां से क्या होता है, कहेंगे हमारा बाहर निकलता है। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या एंटी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो एक तो हमारा क्या होगा, यहां पर पॉजिट्रॉन हो गया और एक हमारा क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, तो इन दोनों का क्या होता है, कहेंगे क्षय होता है। ये दोनों हमारा बाहर निकलता है, इसलिए ये दोनों करेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज हमारा शामिल है। इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, एक इलेक्ट्रॉन भी शामिल है और एक एंटी न्यूट्रॉन भी आपका शामिल है, तो ये भी हमारा शामिल है, ये भी शामिल है। और एंटी न्यूट्रॉनों को क्या कहते हैं, तो न्यूट्रॉनों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसलिए मेरे भाई ये दोनों चीज हमारा बाहर निकलता है, इन्हीं दोनों का क्षय होता है, इस बात को ध्यान रखना। परमाणु संख्या में एक बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या में से एक कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात करते हैं कौन सा हमारा यहां पर ये क्वेश्चन है रॉन्ग है मेरे भाई। इंग्लिश में तो क्वेश्चन पूरी तरीके से रॉन्ग है, इंग्लिश में क्वेश्चन पूरी तरीके से रॉन्ग है, जबकि हिंदी में आपको समझना है कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रबल क्षार है। और हम तो कई बार आप लोग को बताते आते हैं कि मेरे भाई प्रबल क्षार को याद रखिए कि ये प्रबल क्षार कौन कौन सा होता है। खास करके प्रबल क्षार में याद रखना है कि अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, कास्टिक सोडा की बात करते हैं या फिर कास्टिक पोटास की बात करते हैं, ये दोनों तो याद रहना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस के हमारा कैटेगरी में आता है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पर मान लेते कि प्रबल अम्ल की अगर बात करते हैं, तो आपको मैंने कई बार बोला है कि आप इसको याद रखिए। अगर प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल में आपको ध्यान रखना कि HCl होता है, या फिर याद रखना मेरे भाई यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, या फिर आपको ध्यान रखना H2SO4 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्रबल अम्ल की कैटेगरी में हमारा होता है। तो एक प्रबल क्षार, एक हमारा प्रबल अम्ल होता है। तो यहां पर प्रबल क्षार अगर आपसे पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा सर प्रबल क्षार हमारा ये होगा, जबकि ये दोनों अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा वीक बेस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा दुर्बल क्षार होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा दुर्बल क्षार होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसका पीएच मान हमारा 14 से कम होता है। लेकिन ध्यान रखना कि CaOH2 जो हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा स्लैग्ड लाइन होता है। जबकि MgOH2 की अगर हम बात करते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है, ये क्लासेस हमने आज से आरंभ कर दिया है और आज इंट्रोडक्शन की क्लासेस इसमें हुई है। आज मेरे भाई इसमें इंट्रोडक्शन की क्लासेस हुई है कि क्या क्या हम कराएंगे आपके लिए, क्या बेहतर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास आज आपका हुआ है और मंडे से ये क्लासेस अपने रिदम में चलेगा। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम आपको कोशिश कर रहे हैं इस बार कि हमारा जो क्वेश्चंस का एक्युमुलेशन हो वो बेहतर हो और कम क्वेश्चन में ज्यादा कंटेंट आपको मिल पाए। तो सभी क्वेश्चंस को हम नहीं उठा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी मिलेगा और एनसीईआरटी 6 to 10 का जो क्वेश्चन है वो भी हम डाल दिए हैं, ताकि आपको मेरे भाई मिक्स करके सारा क्वेश्चन मिले। और बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। इसमें दो तीन चीजें आपका खासियत है कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ हम कोशिश किए हैं कि इसमें आपको वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ आपको फोटोग्राफी वगैरह का इस्तेमाल करके हम आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करें। बहुत ही कलरफुल क्लासेस हम आपको दें,
बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासेस दे जो कि आपको पूरी तरीके से ये समझा दे कि एनसीईआरटी के कितने जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बना लेने से हमारा तैयारी, मेरा बेस आसानी से पूरी तरीके से तैयार हो सकता है। तो मेरे भाई ये क्लासेस जो है आज इंट्रोडक्शन की क्लासेस हुई है, लेकिन मंडे से ये क्लासेस अपने रिदम पे चलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लेजर से रिलेटेड है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो लेजर लाइट हमारा होता है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो लेजर की बात कर रहे हैं। ये LASER लेजर की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई लाइट एम्प्लीफिकेशन, ये लेजर जो हमारा होता है, ये लेजर लाइट हमारा कहां इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग सर्जरी वगैरह में लोग करते हैं। डॉक्टर वगैरह क्या करता है, इसका सर्जरी वगैरह की जब बात करते हैं, जब सर्जरी की हम बात करते हैं तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी में भी लेजर ऑपरेशन होता है ना, तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एजुकेशन साला क्या कहना चाह रहे हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेगा सर? बिल्कुल रूबी जी, तीनों रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपको रहेगा, ठीक है। अगर अरे इंट्रोडक्शन क्लासेस फ्री क्या करना है, बेहतरीन क्लास मिलेगा, इसके लिए आप यहां जो कर रहे हो ना, इस सबसे कई गुना ज्यादा बेहतर क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा, करोगे तो पता चलेगा। तो अगर हम लोग लेजर की अगर बात करते हैं, उसका अगर लेजर की प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, इसके गुण की अगर हम बात करते हैं, इसका गुण मेरे भाई ये हमारा भरा हुआ है, सब वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज हमारा क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिसिटी होता है, हाई मोनोक्रोमेटिसिटी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक वर्णीय प्रकाश होता है और वह हाई मोनोक्रोमेटिसिटी की हम बात करते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना मेरे, हाई कोहेरेंस हमारा होता है, क्या होगा, तो हाई कोहेरेंस हमारा होता है। तीसरा हम लोग को अगर देखते हैं तो हाई, यहां पर हमारा डायरेक्शनलिटी होता है, और चौथा अगर हम बोले तो हाई इंटेंसिटी भी हमारा होता है। यानी ये चारों पैटर्न हमारे फॉलो करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, और इसको नोट करके लिख लेना, लेजर का ये क्या होता है, यहां पर प्रॉपर्टीज है। आगे चलते हैं, इसको तेल की बात कर रहा है, ये तेल को कह रहा है कि तेल को, ये जो तेल हमारा होता है उस तेल को कह रहा है कि पैलेडियम और निकल, पैलेडियम और निकल, पैलेडियम और निकल आप उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैलेडियम और निकल जो हमारा इस्तेमाल होता है, मैंने वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उसमें क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर, किससे अभिक्रिया कराते हैं, तो आप हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन को उसमें अगर ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन अगर हम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्राप्त होता है, तो हमें वसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, तो वसा प्राप्त होता है। बताइए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि जो वनस्पति घी होता है, सॉरी वनस्पति तेल होता है, इस वनस्पति तेल को क्या बनाना है, इस वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। वनस्पति तेल से क्या बनाना है, तो वनस्पति घी बनाना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वनस्पति तेल से वनस्पति अगर घी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिसको हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन तो ऐड हो गया, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई पैलेडियम को हम लोग पीडी से दिखाते हैं और निकल को हम एनआई से दिखाते हैं। तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों मेरे भाई यहां पर हम लोग अगर देखते हैं, ये दोनों के दोनों क्या थे, इसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, और या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक का बस इतना ही काम होता है कि वो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। उत्प्रेरक का बस इतना ही काम होता है, ये रिएक्शन रेट को क्या करता है, जो रिएक्शन रेट हमारा होता है या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, तो ये हमारा फास्ट कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है या घटा देता है। 99% केस में जब हम लोग इसको यूज करते हैं कैटलिस्ट को, तो ये हमारा बढ़ाता है, 1% केस में ये घटाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी बना रहा है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हिंदी में हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, इसमें वनस्पति तेल वनस्पति घी बनता है। तो वनस्पति तेल कहां से प्राप्त होता है, तो प्लांट से प्राप्त होता है, ये पौधे से प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से जो प्राप्त तेल होता है उसको वनस्पति तेल कहते हैं। और वनस्पति घी हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखना डाल्डा जो मार्केट में मिलता है उसको कहते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो अभिकारक हमारा मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है। इसका मतलब मेरे भाई अगर सिंगल उत्पाद अगर किसी भी रिएक्शन में अगर बनता है, उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, उसको हम लोग यहां पर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा
ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहें, तो यहां पर ऐड कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमारा एडिशन रिएक्शन होगा। इसमें हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो आंसर सीधा करेंगे एडिशन रिएक्शन, चूंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन को दिखाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण, पादप में प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण किस में होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर कोई भी प्लांट हमारा होता है तो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है हमारा कहाँ होता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि प्लांट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी पौधे की अगर हम बात करते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो प्लांट की जो पत्तियां होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, प्लांट की जो पत्ती होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में लीफ कहते हैं, इसी प्लांट की पत्ती में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी में कैसा रिएक्शन होता है, कहेंगे इसी में हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी में हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस पत्ती में क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है मेरे भाई। फोटोसिंथेसिस पत्ती में इसलिए होता है क्योंकि इस पत्ती में मौजूद क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या मौजूद होगा, कहेंगे क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल मौजूद होगा, और क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को प्रकाश जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है, तो ये अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को ये क्या करेगा, तो ये अवशोषित कर लेता है, इस बात को ध्यान रखना। और क्लोरोफिल जो हमारा होता है इसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग यहां पर ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा, तो कहेंगे ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है, और प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें हम लोग जानते हैं कि पानी की मात्रा होती है, इसको H2O कह दिए। और प्लांट को क्या मिला, तो प्लांट को सनलाइट मिल गया, सूरज की लाइट मिल गई, सूरज की प्रकाश मिल गए, तब जाकर के ये क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल भी हमारा मौजूद होता है, तब जाकर के ये क्या करता है, तो यहां पर C6H12O6 का निर्माण करता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है तो ऑक्सीजन गैस को बाहर करता है, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन गैस हमारा बाहर होगा, और कुछ पानी की मात्रा को क्या करेगा, तो वाष्पोत्सर्जित कर देता है। अगर बैलेंस करना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 12 से गुना कर दीजिए। ये कंप्लीट रूप से आपका एक फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, इस बात को आप आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, प्लांट के पत्ती का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट के पत्ती में जो होता है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इस क्लोरोफिल का जो मेन काम होता है वो काम क्या होता है, इस क्लोरोफिल का मेन जो फंक्शन होता है वो हमारा प्रकाश को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है, और प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है, तो मेरे भाई ये रिएक्शन हमारा प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पादप में प्रकाश संश्लेषण अगर भोजन का निर्माण अगर करता है तो कहां पे करता है, तो मेरे भाई भोजन का निर्माण तो पत्ती में होता है। कहां पे होता है, तो भोजन का निर्माण जो होता है वो कहां होगा, जड़ में, कहां, पत्ती में होता है, ये पत्ती में होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि भोजन का निर्माण पत्ती में तो होता है, लेकिन भोजन संग्रह कहां होता है, तो जड़ तना में संग्रहित होता है, जड़ तना में भोजन का संग्रह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बात को ध्यान रखना कि प्लांट में होता है वैक्यूल्स, और उस वैक्यूल को रसधानी कहते हैं, वहीं पर हमारा भोजन वगैरह का संग्रह होता है, और जड़ तना में वो संग्रह होता है। तो मेरे भाई यहां पर भोजन का निर्माण होता है, यहां पर क्या होता है, कहेंगे यहां पर भोजन का निर्माण होता है, पत्ती में क्या होता है, कहेंगे प्लांट में भोजन का निर्माण कहां पे होगा, तो भोजन का निर्माण हमारा यहां होता है, भोजन का निर्माण हमारा यहां होगा। लेकिन अगर जड़ तना की अगर बात करते हैं, यहां पर भोजन का संग्रह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भोजन का क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर संग्रह होता है, और किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में संग्रह होता है। किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्टार्च के रूप में हमारा संग्रहित होती है। जड़ में भी हमारा भोजन का क्या होगा, तो प्लांट में भोजन का जो संग्रह होता है वो हमारा जड़ और तना में होता है, और किस रूप में होगा, तो स्टार्च के रूप में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये स्टार्च के रूप में हमारा संग्रहित होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन भोजन का निर्माण कहां पे हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जहां हुआ वहीं पर उसका निर्माण हुआ, यानी लीफ में हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्षार वर्ग 1 और वर्ग 2 के धातु ब्लॉक में किस ब्लॉक से संबंधित है। पीरियोडिक टेबल में मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग आप लोग कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल हमारा होता है, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें हमारा 4 ब्लॉक होता है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं मेरे भाई, एक तो एस ब्लॉक होता है, दूसरा अगर देखिएगा तो हमारा यहां पर हम लोग कहेंगे यहां पर पी ब्लॉक हमारा होता है, एस ब्लॉक हो गया, दूसरा पी ब्लॉक होता है, तीसरा अगर देखिएगा तो इसमें हमारा डी ब्लॉक होता है, और चौथा अगर देखिएगा तो इसमें आपको एफ ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना मेरे में पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से अगर देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा आपको दिखता है।
इसमें ये वाला एस ब्लॉक होता है, ये वाला मेरे भाई एस ब्लॉक हो गया, इसको हम लोग यहां पर डी ब्लॉक कह देते हैं, और इसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर पी ब्लॉक कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर हमारा हाइड्रोजन होता है, और यहां पर हमारा हीलियम होता है, और ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप हमारा ये और दूसरा ग्रुप हमारा ये, और यहां पर डी ब्लॉक में 3 से 12, और अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो हमारा 13 से लेकर 18 तक होता है। इस बात को ध्यान रखना, 18 ग्रुप ही हमारा होता है। तो इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक में सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में आपको धातु, अधातु, उपधातु तीनों मौजूद होता है, और एस ब्लॉक में आपको पूरा धातु देखने को मिलेगा, एक ही हाइड्रोजन और धातु होता है। डी ब्लॉक में कंप्लीट रूप से आपको धातु मिलेगा। इसलिए मेरे भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है उसको संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं, और जो संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु होता है यही हमारा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आता है। तो बताइए, अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। चूंकि मृथी जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उस पर ज्यादातर हमारा धातु जो मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं यहां पर क्या, तो क्षारीय मृदा धातु के नाम जानते हैं, जो कि एस ब्लॉक में होता है। तो एस ब्लॉक में हमारा कौन कौन आएगा, तो कहेंगे एस ब्लॉक में हमारा ग्रुप 1 आता है, इसमें ग्रुप 1 आएगा, और इसी में हमारा कौन आएगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा, यहां पर ग्रुप 2 आता है, 1 और 2 यहां पर। पी ब्लॉक में आप देखें तो कहां से कहां, तो पी ब्लॉक में 13 से लेकर के कहां, तो कहेंगे यहां 13 से लेकर के 18 तक का होता है, और डी ब्लॉक में मेरे भाई कहां, तो 3 से लेकर के 12 तक का होगा। तो जाहिर सी बात है सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा गैल्वानिक सेल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। सर जी इतना क्लास जो कैसे मैनेज किया जाए, आधा से अधिक टाइम तो मैथ में ही खत्म हो जाता है 6 to 8 के लिए। ऑलरेडी नियुक्ति बैच में, नियुक्ति बैच अगर कर रहे हैं ना तो साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी भी करिए और ये सेशन भी आप देखिए, ठीक है। करना पड़ेगा, चाहे जैसे कीजिए, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप रिवाइटल का गोली खाइए लेकिन आप पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा आप सोचिएगा रिलैक्स रहें, उतना ही काम खतरनाक, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। अरे 5 महीना पढ़िए ना, 5 महीने के बाद आपको पढ़ना लिखना नहीं है, उतना ज्यादा हेडेक लेके पढ़ना लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां पर गैल्वानिक सेल की बात करता है। तो गैल्वानिक सेल में हमारा होता है सॉल्ट ब्रिज, जिसको लवण सेतु कहते हैं। उसका कार्य क्या है मेरे भाई? सबसे पहले तो गैल्वानिक सेल आपको समझ में आना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन दे जाते हैं ना, हमको लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये गैल्वानिक सेल पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देने, इसको लग रहा है कि ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। बताने के लिए मेरे भाई कम से कम इसमें 15 मिनट जाता है समय। इसलिए कहते हैं ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन हम तो मैनेजमेंट सर को बोले ही हैं कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा डाउन करिए और क्वेश्चन के पूछने का तरीका को चेंज करिए, नहीं तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देकर के आप क्या दिखाना चाहते? एक क्वेश्चन में 15 मिनट कम से कम बताने में लगता है, 20 मिनट बताने में लगता है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, एनालिसिस करिए तो आपको पता चलता है। ये बात मैं कितने दिनों से देख रहा हूं, बिल्कुल कोई सुनता ही नहीं है। सुनने वाला कोई रहेगा तभी तो सुनेगा। यहाँ दिक्कत इस बात का है, ठीक है। हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहता है कि क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए आपको हम पूरी तरीके से संतुष्ट कर दें। लेकिन मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि दूसरा कोई टीचर रहता तो इतना गहन मंथन करके आपको नहीं बताता, डायरेक्ट आंसर करके निकल लेता और फिर मामला गड़बड़ हो जाता। गैल्वानिक सेल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान रखने कि यहां पर 2 कंटेनर हम ले लेते हैं और इस 2 कंटेनर में क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं। समझना गौर से, इसमें 2 हमारा कंटेनर होता है, अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं। एक में सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग किसका ले लिए, तो जिंक सल्फेट का ले लेते हैं, ZnSO4। और इसमें ले लिए किसको, तो कहेंगे यहां पर हम लोग कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं। जो आयंस में टूट सकता है वो हम ले लिए। अगर ये टूटेगा मेरे भाई तो ये क्या बनाएगा, तो ये हमारा Zn2+ बनाएगा, Zn2+ होगा। और साथ ही साथ ये हमारा क्या होगा, तो SO4 2- में टूटेगा। अगर कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं, ये हमारा CO2+ हमारा होगा। और साथ ही साथ ये हमारा क्या होता है कि यहां पर SO4 हमारा 2- होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब मामला क्या है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहां पर इसको क्या करते हैं, तो एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, एक प्लस होता है तो एक हमारा क्या होगा, माइनस होता है। मेरे भाई गैल्वानिक सेल में जो हम लोग 2 चीज ले रहे हैं, इसमें दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर दोनों तरफ में एक तरफ प्लस है तो एक तरफ हमारा माइनस है, एक तरफ हमारा प्लस तो एक तरफ हमारा माइनस होता है। और गैल्वानिक सेल में मेरे भाई यहां पर भी प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं। जब
जब गैल्वानिक सेल की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कैथोड कहते हैं, जबकि याद रखिएगा मेरे भाई, हाँ गैल्वानिक सेल की अगर हम बात करते हैं, ये किस सेल की बात करते हैं, हाँ गैल्वानिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इस गैल्वानिक सेल में एक हमारा प्लस होगा, दूसरा हमारा माइनस होगा, बैटरी टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, इसके अंदर हमारा कुछ सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा जिंक सल्फेट मिला हुआ है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या मिला हुआ था, जिंक सल्फेट हमारा सॉरी कॉपर सल्फेट मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये आयंस में टूटेगा, ये आयंस में टूटेगा। तो याद रखना मेरे भाई, अगर एक से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, चूंकि Zn2+ हो रहा है, एक से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करके, एक से इलेक्ट्रॉन हमारा अगर निकलेगा तो एक में इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा। इस बात को ध्यान रखना, दो तरीके से हमारा होता है, क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा इधर से इधर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन 2+ और दो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल रहा है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर आने का कोशिश करेगा, तो एक में से निकलेगा और एक में ये आने का कोशिश करेगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, एक से निकलेगा तो एक में ये आने का कोशिश करेगा। गैल्वानिक सेल में हमारा यही होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वानिक सेल में क्या करते हैं, तो एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और वह सॉल्ट ब्रिज मेरे भाई यहां पर दोनों में इस तरीके से लगा दिया जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, दोनों में इस तरीके से यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये क्या करता है, तो मेरे भाई ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका काम क्या, देखो इनका काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, ऐसे इलेक्ट्रॉन गया और ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे बहते हुए फिर इसमें ऐसे ये सर्किट पूरा कर देता है। तो सॉल्ट ब्रिज का एगो काम तो दिख गया कि ये इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इधर से आ रहा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चढ़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन चढ़ा ऊपर, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से इसमें आ जाएगा, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे करके एक सर्किट कंप्लीट कर देता है। तो एक काम हो गया कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है हमारा गैल्वानिक सेल में क्या करता है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज लगा देने से हमारा क्या होगा, तो एक सर्किट कंप्लीट हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन चलना अगर शुरू किया, ऐसे करके इसमें घुसेगा, फिर इस तरीके से आएगा, ऐसे करके ये सर्किट कंप्लीट कर देता है। तो एक चीज तो मेरे भाई ये क्लियर हो गया कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है उसका एक काम हो गया कि वो क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना है, वो परिपथ को पूरा कर देता है, टू कंप्लीट द सर्किट, परिपथ को पूरा कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि दोनों अर्ध सेल की अगर हम बात करते हैं, दोनों अर्ध सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यानी ये अर्ध एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, यानी आधा इधर का और आधा इधर का, और ये सॉल्ट ब्रिज जब आ जाता है तो इसको इधर मैनेज कर लेता है, इधर इसको इधर मैनेज कर लेता, कहता है तू कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इधर नहीं जाने देगा इसको, और इधर वाले को इधर नहीं आने देगा, ये इसके पास रख लेगा, ये इसके पास रख लेगा। तो सॉल्ट ब्रिज कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रल भी बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है तो आधा सेल को, आधा सेल मतलब इधर नेगेटिव वाले को, आधा मतलब पॉजिटिव वाले को, वो क्या कर देता है, तो विद्युत उदासीन कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का ये दूसरा मेन फंक्शन होता है। ये दो फंक्शन आपको ध्यान रखना है। तीसरा कहता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता नहीं है मेरे भाई, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ये कराता है। देखिए ऐसे प्रवाह कराता है। सॉल्ट ब्रिज तो सर्किट बना देता है, जब सर्किट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपका आराम से पूरे सर्किट में होगा। यहां कह रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक देता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करता है, बढ़ाता है, ये सर्किट बना देता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। SN2 रिएक्शंस पर क्वेश्चन पूछा गया। SN1 SN2 रिएक्शन जो होता है ये 12th का चीज है, यहां पर पढ़ना ही नहीं है आप लोग को। सर इतना लेंदी देता है और एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, PYQ मैच बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा हम तो बोले हैं, थोड़ा एक बार दो बार और बोलेंगे, नहीं तो हम टेस्टेड डिस्कशन कराना छोड़ देंगे, ठीक है। एक दो बार और बोलेंगे उसके बाद हम टेस्टेड डिस्कशन कराना छोड़ देंगे, क्योंकि इस टेस्ट डिस्कशन कराने में खुद में लगता है कि हम क्या करा रहे हैं। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन तो रहता नहीं है, क्वेश्चन का भी अपना एक लेवल होता है, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, उसका भी एक मतलब होता है, ठीक है। देखेंगे अगर उल्टा पुल्टा हो रहा है तो हम ही टेस्ट का डिस्कशन कराना छोड़ देंगे। कौन इतना इसमें मेहनत करते रहता बिना मतलब का, जो टाइम इतना खा जाएगा। आदमी को बोलता है तो आदमी उस चीज को समझता है, लेकिन बार बार बोलने का मतलब क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत होता है, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता, हम छोड़ देंगे, फिर डिस्कशन ही छोड़ देंगे।
चलिए SN1 और SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, ये सब इतना 12th का लेवल का चीज आप में नहीं आने वाला है। अगर हम SN1 थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, लेकिन इससे आप काम चलाइए बस। आप देखते जाइए ना, आगे आप देखते जाइए बायोलॉजी का कैसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन तक जो मास्टर सेट किया होगा नहीं पता चलेगा कि कहां से उछाप करके दे दिया है क्वेश्चन। अगर SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये जो हमारा SN1 रिएक्शन हमारा होता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, और जो SN2 रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि जो SN1 रिएक्शन हमारा होता है ये 2 स्टेप में हमारा रिएक्शन होता है, और जो SN2 रिएक्शन होता है हमारा कितने स्टेप में होगा, कंप्लीट होता है, तो हमारा 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो SN2 रिएक्शन जो हमारा होगा मेरे भाई, अगर SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। अगर SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो इसको हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अगर हमारा हो गया, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, SN1 रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में सॉल्व होता है। ये हमारा कितना कहेंगे, 2 स्टेप का रिएक्शन हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि SN2 रिएक्शन हमारा 1 स्टेप का रिएक्शन होता है। ये इसमें कितने स्टेप होते हैं रिएक्शन में, तो 1 स्टेप रिएक्शन हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 रिएक्शन आपके सामने में है, एक SN1 रिएक्शन है, एक SN2 रिएक्शन है। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, तब जाकर के ये टोटली आपको समझ में आएगा। हम तो बस आपको समझाने के लिए इतना चीज को, की पॉइंट को ढूंढते हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। नहीं तो इस SN1 SN1 रिएक्शन को समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझना पड़ेगा, और टोटली आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये डेप्थ का चीज होता है। लेकिन डिस्कशन में इतना चीज थोड़ी ना कराया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को उतना ही से काम चलाना जिससे हमारा काम बन जाए। तो मेरे भाई इसमें आपको SN2 को कहते हैं, ये हमारा बायोमोलिकुलर होता है। ये कैसा होगा, तो इसको हम लोग बायोमोलिकुलर कहते हैं। इसको हम लोग बायोमोलिकुलर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर कहेंगे SN2 जो रिएक्शन हमारा होता है ये हमारा बायोमोलिकुलर होता है। ये हमारा बायोमोलिकुलर होता है। जबकि अगर हम SN1 रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये बायोमोलिकुलर नहीं होता, ये हमारा यूनिमोलिकुलर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको यूनिमोलिकुलर कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बायोमोलिकुलर है तो एक हमारा यूनिमोलिकुलर हमारा होता है। अब समझना मेरे भाई, यूनिमोलिकुलर जो हमारा होता है वो केवल और केवल, तो कहेंगे यूनिमोलिकुलर जो हमारा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो यूनिमोलिकुलर केवल और केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, तो कहेंगे यूनिमोलिकुलर है, इसलिए कहेंगे ये हमारा केवल सबस्ट्रेट पर ये डिपेंड करता है। केवल ये किस पर, तो कहेंगे केवल ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। केवल ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि बायोमोलिकुलर नाम से ही पता चलता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा है। जबकि SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो मेरे भाई ये सबस्ट्रेट के साथ साथ किस पर रिएक्शन डिपेंड करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। सबस्ट्रेट तो हमारा होता ही होता है, इसमें सबस्ट्रेट तो हमारा होता ही है, लेकिन सबस्ट्रेट के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल पर भी हमारा डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट तथा न्यूक्लियोफाइल पर हमारा, न्यूक्लियोफाइल की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की हम बात करते हैं। सबस्ट्रेट तथा न्यूक्लियोफाइल पर ये क्या करता, पर क्या करता, तो कहेंगे यहां पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों पर, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इतना अगर आप जान चुके हैं तो इतना कम से कम जान करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इतना नोट करके लिख लीजिएगा जो आपके काम का होगा। याद रखना आसान है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। SN1 में याद रखिए उल्टा होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें 1 स्टेप रिएक्शन होगा। SN1 हमारा यूनिमोलिकुलर होगा, यानी एक चीज पर निर्भर करेगा। जबकि SN2 रिएक्शन हमारा बायोमोलिकुलर होगा, जो कि 2 चीज पर निर्भर करेगा, सबस्ट्रेट के साथ में न्यूक्लियोफाइल, और इसमें केवल ये सबस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो किस पर पूछा है, SN2 रिएक्शन पर पूछा गया है। तो मेरे पास SN2 हमारा बायोमोलिकुलर होता है। अब ध्यान रखना है कि यह 2 चरणों में होता है। SN2 रिएक्शन मेरे भाई एक चरण में होता है, ये 1 स्टेप का रिएक्शन है। ये 2 चरण में नहीं होता, ये एक चरण में होता है। यहां 2 चरण लिख दिया, गलत हो गया। आगे कहता है कि यह एक ही चरण में होता है जिसमें संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और त्रिविमीय विन्यास का प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन हमारा होता है। इन्वर्जन कहने का मतलब यही सब चीज न्यूक्लियोफाइल वगैरह देखने को उसमें मिलता है। ये ऑप्शन हमारा खट गया। यहां पर एक ही ऑप्शन हम लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो बी करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड। मेरे भाई इसका कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है, बस आप इसी को याद रखेंगे। ये सिंगल स्टेप में होता है, और SN2 रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में होता है, जबकि SN1 रिएक्शन हमारा यहां पर डबल स्टेट में ये रिएक्शन होता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कि विच स्ट्रक्चर इज जनरली नॉट डिस्ट्रॉयड
डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जब हम संश्लेषण करते हैं तो उस समय बताइए किसके स्ट्रक्चर में आप ये कह सकते हैं जो डिस्ट्रॉय हमारा नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन अगर सेकेंडरी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको अल्फा हेलिक्स बीटा शीट आपका बनता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मेरे भाई हम लोग हुंस रूल पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आप देखते होंगे कि हुंस रूल हम लोग पढ़ते हैं और हुंस रूल का क्वेश्चन आपका आता है। हुंस रूल में आपको ध्यान रखना है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं एस होता है, हमारा पी होता है, हमारा डी होता है, हमारा एफ होता है, ये सब सबसेल है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा रह सकता है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मेरे भाई एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी में कितना, तो कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एफ में कितना, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर रह सकता है तो एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो मेरे भाई 3 गो खांचा बनेगा, 3 गो खांचा बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाना होता है हुंस रूल के हिसाब से, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दीजिए और तब जब बचेगा तो उल्टा स्पिन में इसको डाल दीजिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां 10 को है तो 5 को खांचा बनेगा, चूंकि 2-2 का जोड़ा होता है, 2-2 का जोड़ा होता है, तो यहां इसलिए 5 को यहां पर खांचा बनेगा। तो एक एक ठो पहले आप डाल दीजिए, सब में एक एक ठो आप डाल दीजिए इस तरीके से। उसके बाद मेरे में 5 को चला गया, उसके बाद हम कहेंगे दूसरा हमारा उल्टा चलेगा, हम कहेंगे ऐसे डाल दीजिए, 10 को हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर एफ ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 7 को खांचा यहां पर बनाना पड़ेगा। तो कहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, इस तरीके से। और ये कितने चलेगा, तो 7 को हमारा चला गया, उल्टा स्पिन में डालेंगे, फिर हमारा उल्टा स्पिन में हमारा इस तरीके से डालेगा। यानी कहने वाला हुंस रूल का कहना यह है कि पहले एक एक आप इलेक्ट्रॉन को डालिए, उसके बाद हमारा क्या होगा, तो अगर क्लॉकवाइज आप एक एक इलेक्ट्रॉन को डालें पूरा फिल हो जाने के बाद, तो एंटी क्लॉक में आप फिर उल्टा करके एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालिए। ये हमारा भरने का तरीका होता है, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हुंस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनका नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरते हैं। तो एक कह रहा है कि पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ भरा जाता है, फिर युग्मन होता है। मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि पहले जो है सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ भरते हैं। मेरे भाई सभी में क्या करेंगे, अगर सब में क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज 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 भरते हैं, तब उल्टा करते हैं। यहां देखते हैं, पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के साथ भरा जाता है और उसके बाद विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन का युग्मन बनाया जाता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण पहले ही भरना शुरू कर दीजिए, पहले ही 2-2 का कह रहा है कि जोड़ा लगाना शुरू कर दीजिए। 2-2 का ऐसे थोड़ी भरते हैं, पहले एक एक भरते हैं और समान डायरेक्शन वाले को भरते हैं, और जब बच जाता है तब इसको उल्टा करते हैं। तो इसीलिए विपरीत चक्रण कह रहे एक एक इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण के साथ भरते जाइए, जो कि गलत है। ये गलत हो गया ना, विपरीत चक्रण आप थोड़ी लेंगे एक साथ, नहीं, पहले एक एक चक्रण को लेते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षक में क्या करते हैं, पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को समान चक्रण के साथ क्लॉकवाइज, तो सबको क्लॉकवाइज भर देते हैं, फिर हम लोग बचता है इलेक्ट्रॉन तो उसको एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरते, जैसे इसको भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हो तो उल्टा भर देंगे। अब मान लेते यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक ठो पहले क्लॉकवाइज भर देंगे, एक एक ठो क्लॉकवाइज भर देंगे, और तब जब बचेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग भरते हैं, तब उसको एंटी क्लॉकवाइज हम भरते हैं। ये कौन कहता है, तो ये हुंस रूल कहता है। ये कौन कहता है मेरे भाई, तो ये हुंस रूल कहता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला कहता है कि बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं। टेक्स्ट बुक का तो अच्छा है, लैंग्वेज भी सही है, एग्जाम टाइप का क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है। कल्पना यादव जी टेक्स्ट बुक से भी दीजिए, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट होता है ना, इसको लगातार देते रहिएगा। टेस्ट में वैसे हम बोले हुए हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा उतना ज्यादा टफनेस क्वेश्चन में नहीं रहता है, हम थोड़ा बोले हुए हैं और वो मैनेज हो जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए ना 8:30 बज गया, हम 20 नंबर क्वेश्चन पे हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम क्या करेंगे, समय कम रहता है तो हम जाहिर सी बात तो फ्लोरीन मार करके आगे निकल जाएंगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट हमारा कोई होता है पूरे प्रेडिक्टर में, हमारा कौन होता है, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा फ्लोरीन होता है। ध्यान रखना, समय कम है तो यही करेंगे। दूसरा, हम लोग को चूंकि हम लोग को 8:30 बजे तक खत्म करना होता है, उसके बाद फिर मैथ का डिस्कशन होता है। अब देखिए यहाँ पर पोटासियम लिखा हुआ, पोटासियम को किससे दिखा था, के से।
तो पोटासियम फेरोसाइनाइड, साइनाइड का मतलब क्या होता है, सीएन कह दिए। तो मेरे भाई जहां पर ये रिलेशन दिख रहा है वही हमारा हो जाएगा, तो नाम इसका लिखना है। तो पोटासियम में के है और सीएन यहां, इसका मतलब मेरे भाई यही हो जाएगा इसका मैचिंग। तो ए का मैचिंग हमारा क्या होता है, ए का मैचिंग हमारा 3 होगा। फिर हमारा क्या कहता है मेरे भाई, यहां पर कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, तो कॉपर के साथ सल्फेट हमारा होगा, तो कॉपर और सल्फेट यहां है, इसका मतलब इसका मिलान 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम नाइट्रोफॉस्फोराइड की अगर हम बात करते हैं, सोडियम का टर्म कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 के साथ आप मैच करा दीजिए, नाम पूछ रहा है खाली। यहां पर क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल के अंदर हमारा मैग्नीशियम धातु होता है मेरे भाई। तो क्लोरोफिल में एक कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम हमारा प्रोफायरिन कंपाउंड, जिसमें जटिल मैग्नीशियम पायरोफायरिन यौगिक होता है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं, सब मैच कर गया तो यही हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहां है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाइए, आगे चलते हैं। पुतली का जो आकार होता है उसको कौन एडजस्ट करता है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग, हमारे पास में हम लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे हम आई की बात करते हैं, ह्यूमन आई की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर जो मानव नेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमन आई अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ह्यूमन आई दिखता है। ह्यूमन आई जो है आपको कुछ इस तरीके से ये दिखता है, इस बात को आप ध्यान, ये ह्यूमन आई हमारा होता है और कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। इसमें क्या होगा, तो यहां पर एक लेंस लगा रहता है और इस लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं, और ये इस तरीके से हमारा जुड़ा रहता है मेरे भाई। इसके जस्ट आगे में सिलेरी मसल्स होता है, इसके जस्ट आगे में सिलेरी मसल्स होता है, सॉरी इसके जस्ट आगे में हमारा क्या होगा, कि इसको आइरिस कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा कि येलो ग्रीन कलर का, इसको आइरिस कहते हैं, इसी को परितारिका कहते हैं, इसी को आइरिस कहते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। ये साइड व्यू आप देख रहे हैं, ये परितारिका हमारा होता है। और परितारिका का जो कलर होता है ये 3 कलर में होता है, ब्लू होता है, ये हमारा ब्लैक होता है, और साथ ही साथ ये कैसा होगा, तो कि हमारा यहाँ पर ब्राउन होता है। ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। अब मेरे भाई मामला ये है कि इस जगह पर यहां पर जो होता है इसी को पुतली कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर हमारा प्यूपिल्स होता है। ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग प्यूपिल्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और प्यूपिल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। अब मामला क्या है कि एक तरफ मेरे भाई आप देखिए आइरिस को देखिए, एक तरफ यहां पर फिक्स है, यहां पर देखिएगा तो आइरिस जो है वो कहीं ना कहीं तो फिक्स है ना जी, यहां पर आइरिस हमारा फिक्स है, यहां पर आइरिस हमारा फिक्स है। अब इस बात को समझना कि आइरिस हमारा क्या करता है, सिकुड़ता भी है और आइरिस हमारा फैलता भी है। अगर हम आइरिस की अगर हम बात करते हैं तो ये आइरिस हमारा क्या होगा, तो आइरिस सिकुड़ता भी है और आइरिस हमारा फैलता भी है। अगर आइरिस सिकुड़ता है तो क्या होगा, अगर आइरिस फैलता है तो क्या होगा, तो आइरिस हमारा सिकुड़ता भी है और आइरिस हमारा क्या होता है, क्योंकि ये फैलता भी है। तो मेरे भाई इस दोनों को समझना गौर से। अगर यहां पर हम बोल दें कि कोई भी चीज इस तरफ से हमारा फिक्स है और दूसरे तरफ से ये हमारा क्या तो फ्री है, यहां पर क्या होगा, तो ये हमारा फिक्स हो गया, ऐसे ही समझना तभी समझ में आएगा। अब हम आपसे ये कहना चाहते कोई भी चीज अगर फैलेगा, ये फैलेगा, यहां तो फिक्स है, ये अगर फैलेगा तो इधर की ओर भागेगा, जिधर फ्री है उधर भागेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो हम कहेंगे जब फैलेगा तो इधर की ओर भागेगा, और जब मेरे पास सिकुड़ेगा तो किधर भागेगा, जब सिकुड़ेगा तो अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब सिकुड़ेगा तो ऐसा होगा, ऐसा हमारा होगा। और इसी कंसेप्ट को आप यहां पर यूज कीजिए। इधर हमारा क्या, तो यहां पर फिक्स है, ये आइरिस हमारा फिक्स है। जब मेरे भाई आपको हम कह रहा है कि जब वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, तो सिकुड़ेगा तो नीचे आएगा, सिकुड़ेगा तो नीचे आएगा तो पुतली का साइज बढ़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो ये नीचे ये ऊपर जाएगा और पुतली का आकार बढ़ेगा। तो पुतली का आकार को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। अगर वही आइरिस अगर मान लेते फैलेगा, एक्सपेंड किया, अगर फैलेगा तो आगे फैलेगा, आगे फैलेगा तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, और पुतली का साइज अगर छोटा होगा तो उससे कम प्रकाश इंटर करेगा। अगर पुतली का साइज बड़ा हो गया तो आइरिस जब सिकुड़ेगा तो हम कहेंगे, आइरिस जब सिकुड़ेगा तो मेरे भाई जिधर फिक्स होगा उधर की ओर जाएगा, इधर की ओर ऊपर उठेगा। तो जिधर फिक्स होगा उधर ही जाता, सिकुड़ना मतलब उधर की ओर जाता है, इसका मतलब ये हमारा ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा। तो आइरिस का जो साइज, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। अगर आइरिस सिकुड़ता है तो प्यूपिल का आकार क्या होगा, क्योंकि जो प्यूपिल है उसका आकार, प्यूपिल का जो आकार है, प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। प्यूपिल का जो आकार है मेरे भाई वो बढ़ जाएगा, प्रकाश ज्यादा उससे इंटर करेगा। और अगर मान लेते कि हमारा फैलता है आइरिस, तो वैसे केस में हमारा प्यूपिल क्या करेगा, तो प्यूपिल का जो आकार होगा वो क्या होगा, क्योंकि प्यूपिल का आकार यहां पर घट जाएगा। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। और प्यूपिल केवल ब्लैक कलर का होता है। तो बताइए पुतली का आकार डैश की सहायता से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पुतली का आकार अगर छोटा बड़ा अगर हो रहा है, ज्यादा और कम अगर हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए जो है यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है इंद्रधनुष का बनना किससे संबंधित है? इंद्रधनुष तो मेरे भाई हमारा किससे बनता है? हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, तो वर्ण विक्षेपण ले रखा है, यहां पर वर्ण विक्षेपण ले रखा है, तो कहेंगे वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी हम लोग रेनबो की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम यहां पर रेनबो की बात करते हैं, इसको इंद्रधनुष कहते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग बनता है। कितने रंग बनता है मेरे भाई? 7 रंग का निर्माण होता है। और ये 7 रंग का जो निर्माण होता है, ये जिस प्रोसेस से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहेंगे? तो इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना, तो उस समय उसमें क्या होता है? अपवर्तन की भी क्रिया होती है। तो एक तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहां पर प्रकाश, हमारा प्रकाश का क्या होगा? तो कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा याद रखना मेरे भाई कि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इस केस में हमारा होता है। यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये तीनों घटना देखने को मिलता है, लेकिन मेरे भाई इसमें स्कैटरिंग नहीं होगा, इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें हम कहते हैं कि वर्ण विक्षेपण होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये करेंगे, नहीं तो ये तीनों होगा। तो तीन चीज क्या क्या होगा? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रकाश जब आर पार करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, कलर चेंज हो जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो रेनबो हमारा देखने को, रेनबो मेरे भाई सुबह या शाम को देखने को मिलता है, दोपहर में रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और हल्की फुल्की बारिश में ऐसा देखने को मिलेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी होता है, जबकि हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा ए, डी, ई एंड के होता है। सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा कैटलिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है मेरे भाई। अगर हम यहां पर कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं, जिसको उत्प्रेरक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट को हम लोग यहां पर उत्प्रेरक कहते हैं। एक बात याद रखिए मेरे भाई, कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन रेट को क्या करता है? तो बढ़ा देता है। आपको ध्यान रखना, 99% केस में जो रिएक्शन रेट होता है, उस रिएक्शन रेट को ये बढ़ाने का काम करता है, और एकाधिक केस में हमारा क्या होता है? घटाता है। लेकिन उत्प्रेरक भी हमारा 2-3 तरह का होता है। उत्प्रेरक में भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट को घटाता है, और एक ऑटो कैटलिस्ट होता है जो उत्पाद होता है, वही उसमें उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो मेरे भाई उत्प्रेरक का मेन काम होता है, मुख्य कार्य की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 99% केस में यह क्या करता है? रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मान लेते कहीं पर हमारा नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनता है? तो अमोनिया का निर्माण होता है, और ये हम कहते हैं कि इसमें अमोनिया का निर्माण हुआ है। तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा हो गया। इसमें कैटलिस्ट काम करता है, और जो कैटलिस्ट यहां पर काम करता है, उस कैटलिस्ट को हम लोग आयरन कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई, जो कैटलिस्ट हमारा यूज होता है, ये चूर्ण के रूप में इस्तेमाल होता है, ये चूर्णित अवस्था में इस्तेमाल होता है। ये कैसी अवस्था में? तो ये चूर्णित अवस्था में इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि जो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे ना, इस रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट यूज होता है मेरे भाई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हमारा जो कैटलिस्ट उसमें यूज हुआ है वो वही रहेगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, उसकी भौतिक अवस्था बदल सकती है, कैटलिस्ट की भौतिक अवस्था बदल सकती है, लेकिन रासायनिक गुण वही रहते हैं। इसकी मेरे पास भौतिक अवस्था की अगर हम बात करते हैं, इसका भौतिक परिवर्तन इसमें हो सकता है, इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मेरे पास ध्यान रखना है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता इसमें, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा इसमें, रासायनिक गुण में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हमारा क्या होता है? यहाँ पर नहीं होता। किसका नहीं होता है? तो रासायनिक परिवर्तन किसका नहीं होगा? तो मेरे में कैटलिस्ट का नहीं होता है। और कैटलिस्ट जब कभी भी हम यूज करते हैं किसी भी चीज में, तो बहुत कम मात्रा में। तो मेरे भाई इस रिएक्शन को अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो हम लोग क्या करें? सबसे पहला चीज हमारा ये है, तो हमने जो आयरन डाला था, जितना मात्रा में आयरन डाला था उतना ही मात्रा में रहेगा। इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। भौतिक अवस्था कहने मतलब क्या? ठोस गैस हो सकता है, ठोस द्रव हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जितना ग्राम डाले थे उतने ग्राम रहेगा। यानी कि आयरन जितना डाले थे उतने रहेगा, यानी कि आयरन हो जाएगा कम, आयरन हो जाएगा ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जितना आप डाले थे उतने रहेगा, यानी कि मात्रा अपरिवर्तित ही बनी रहेगी। तो अगर अभिक्रिया के अंत में अगर आप देखेंगे तो स्वयं वह अपरिवर्तित रहता है। कौन? कैटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं।
हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट हमारा अपरिवर्तित रहता है, और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, रासायनिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रासायनिक रूप से वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आप देखेंगे तो फिजिकली वो परिवर्तित हो जाती है, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बी हमारा करेक्ट है। दूसरी बात कह रहा है कि जो कैटलिस्ट हमारा होता है वो अभिक्रिया की साम्यावस्था को बदल देता है। मेरे भाई इक्विलिब्रियम कह रहा है कि इट चेंजेस द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा इक्विलिब्रियम को नहीं बदल पाता है, ये इसका काम ही होता है, केवल और केवल क्या इसका काम होता है, केवल और केवल इसका काम होता है, इसका काम होता है रिएक्शन रेट को फास्ट करना। मेरे भाई इक्विलिब्रियम अगर अवस्था को ये बदलता नहीं, ये केवल और रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई किसका, कैटलिस्ट के बारे में, तो ये रिएक्शन रेट को क्या करता है, अभी जस्ट आपको समझना है कि इसका मेन काम, मुख्य काम 99% केस में रिएक्शन रेट को फास्ट करना। अगर रिएक्शन रेट को अगर फास्ट करता है तो मेरे भाई याद रखना, जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा होता है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, यूज करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है और रिएक्शन रेट को ये क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो रिएक्शन रेट हमारा, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन रेट को फास्ट करेगा, 99% केस में फास्ट करता है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यहां पर जो लिखा मेरे भाई, कह रहा है कि कैटलिस्ट जो है वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, कह रहा है कि उसको बढ़ा करके और ये कम करता है। एक बात याद रखना, कैटलिस्ट 99% केस में हम कहते हैं कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन रेट को फास्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को तब घटा देता है। तो यहां तो मेरे एक्टिवेशन एनर्जी को कह रहा है कि बढ़ा करके उसको कम कर देता है रिएक्शन रेट को। रिएक्शन रेट को कम करने के लिए बहुत कम हमारा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हम इसको यहां पर हटा देते हैं और 99% केस के हिसाब से अगर आंसर करेंगे तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट आंसर करेंगे, ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखना, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट हमारा इस्तेमाल होता है। आगे मिलाइए मेरे भाई, इसको तो मिलाना है आपको, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो सेल डिवीजन हमारा होता है जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, उस माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है इसमें आपको मैच कराना है। और इस क्वेश्चन के जो आपके आंसर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर आपको दे रखा है। कब क्या बनता है वो आप देख लीजिए। 1 का हमारा सी है, तो 1 में प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होगा, तुम्हारा यहां पर गुणसूत्र संघनित होते हैं और केंद्रक झिल्ली हमारा विलुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और गुणसूत्र हमारे यहां पर बनने लगते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो हमारे कंडेंस होने लगते हैं। उसके बाद मेटाफेज आता है, तो मेटाफेज का क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 का हमारा ए दे रखा है, तो मेटाफेज में क्या होगा, तो गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर प्रतिबद्ध, पंक्तिबद्ध मध्यवर्ती प्लेट पर हो जाता है। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा मेरे में, तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। और फिर हमारा टीलोफेज में हमारा क्या होगा, तो गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंचते ही केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है और कोशिका द्रव में उसका फिर से विभाजन होने लगता है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आप सबको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन की बात कर रहा है। पता नहीं मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन में कुछ अधूरा हमको लग रहा है, इसलिए इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जेनेटिक कोड इंश्योर दैट द वन कोडन जनरली कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। आनुवांशिक कोड, जिसको जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि एक कोडोन की बात करते हैं जो सामान्यतः केवल एक ही एमिनो एसिड का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनाम्बिजियस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को यही हम लोग बोलते हैं। अगला हमारे पास दे रखा है कि C3 प्रकाश पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेरे भाई अब देखो, हम लोग को यह समझना है कि अगर हमारा एक तो C3 पौधा होता है, एक हमारा C4 पौधा भी होता है, दोनों एक दूसरे में उल्टा होता है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं ना, ये जो प्लांट हमारा होता है, 2 तरह का प्लांट होता है। एक को अगर हम C3 कहते हैं, एक को अगर C3 कहते हैं, दूसरे को C4 कहना पड़ेगा। दोनों में उल्टा क्या होता है, दोनों में उल्टा यह होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो एक में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जबकि एक में मेरे भाई फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको ध्यान रखना, जो C3 हमारा होता है, इसमें हमारा क्या होगा, तो कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। इसमें किसकी क्रिया होगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि C4 में हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसमें
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है मेरे भाई। जो C3 पौधा होता है, इसमें हमारा गेहूं वगैरह आता है, इस बात को ध्यान रखना है। गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब हमारा आता है। गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इस बात को ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस से कई गुना ज्यादा हमारा क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं मैक्सिमम में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग C4 कहते हैं। और C का मतलब होता है केल्विन साइकिल से हमारा रिलेटेड हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, C3 और C4 में हमारा यही दोनों में अंतर होता है, बस इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो C3 प्लांट्स हमारा होता है, अगर C3 प्लांट की बात करें, इसमें फोटो रेस्पायरेशन होता है। और फोटो रेस्पायरेशन की अगर बात करता है तो मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं, फोटो रेस्पायरेशन कहने का मतलब हमारा क्या होगा, C3 प्लांट में इसका मतलब है, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो रेस्पायरेशन ही होता है, फोटो रेस्पायरेशन हमारा ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस कम होता है। चलो लिख देते हैं, फोटो रेस्पायरेशन की क्रिया क्या होती है, यहां पर ज्यादा होती है, जबकि जबकि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये हमारा कम होता है। यहां पर क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया यहां पर ज्यादा होती है। और मेरे भाई ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया अगर ज्यादा होगी, यहां पर फोटो रेस्पायरेशन हमारा कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे तरीके से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि C3 प्लांट वह प्लांट को कहते हैं जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पायरेशन दोनों होगा, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन ज्यादा होता है। इसलिए हरित लवक हमारा है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। पेरोक्सीसोम दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होगी, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन होगा। यानी मेरे पास क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। अगर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होगा तो केवल फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ केवल माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल ये श्वसन क्रिया कराता है। हम कहेंगे इसमें हरित लवक के साथ साथ हमारा ये दोनों तीनों ये हमारा होगा, इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसमें हमारा ये दोनों क्रियाएं होती है। तो C3 में फोटो रेस्पायरेशन की क्रिया ज्यादा होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस कम होता है, जबकि C4 में हमारा जस्ट उसी का उल्टा होता है। आगे मेरे भाई चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है। आगे जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, कहां गए हो, अमरजीत सर का क्लास अभी होना बाकी है, ठीक है, नहीं तो फिर उनको लेट हो जाएगा। अभी इस क्लासेस को हम यहीं छोड़ेंगे, बाद बाकी जो क्वेश्चंस आपका बच गया है उस क्वेश्चन का एनालिसिस आप सभी लोग एक बार करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन और लेंदी आगे चल करके, तो और लेंदी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। उसमें कम से कम 1 घंटा चाहिए डिस्कशन कराने में। सर कंप्लीट कैसे कर दें, इसी स्टूडियो में अमरजीत सर का भी क्लास होना है, कैसे कंप्लीट कर देंगे, छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे भाई जितना तो क्वेश्चन तक करा दिए हैं वहां तक कर लीजिए। तब क्वेश्चन जब तक आए आता रहेगा, 2-4 दिन और वेट करते हैं, बोलते हैं, अगर नहीं सुधार होगा तो फिर देखा जाएगा जैसा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान होने से भी कुछ नहीं होता है।